सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। दोस्तों, 112 तक ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है और इसके अलावा अलग अलग 2 वीडियोस के माध्यम से हमने पढ़ा है। तो याद रखिएगा कि 2 वीडियो मैंने बनाई है और जिन प्रशिक्षुओं ने दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं, आप लोग देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन को मैंने समझा करके पढ़ाया है ताकि आप लोगों को आसानी से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो आपको भूले ना। इस तरीके से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आप सभी लोग उन वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए दोस्तों, क्योंकि 25 नंबर का पेपर होता है और जितना मेहनत आप करोगे उतने ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 113 से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 तक ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 113 है, दाब का सूत्र है T = F/A, P = A/F, P = A² या F = F²/A। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। ये आप लोगों को पता है। तो बस यही तो है। बल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? F कहते हैं फोर्स, और क्षेत्रफल को एरिया यानी कि A से डिनोट करते हैं, दाब को P से। तो P = F/A। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। और जब यहाँ पर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो P = किसके हो जाएगा? F। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा आ जाती है दाब की। जब A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर होगी तो इस तरीके से तब P = F के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, पास्कल मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? ऊर्जा का, दाब का, त्वरण का या बल का? दोस्तों, पास्कल दाब का मात्रक है। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 है, वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? आघात से, रगड़ने से, फूंक मारने से, तारों को खींचकर छोड़ने से या सभी से? तो वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की जो विधियां हैं, आपको पता है अगर हम रगड़ेंगे कोई चीज एक दूसरे से तभी भी हमें हल्की फुल्की ध्वनि सुनाई देती है, फूंक मारने से भी ध्वनि सुनाई देती है, तारों को खींचकर छोड़ने से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन दा जो है सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है सामान्य, घनिष्ठ, अल्प या अति अल्प? राइट आंसर है घनिष्ठ। दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का घनिष्ठ संबंध क्यों है? विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी होती है, जो भी आप देखते हो उद्योग धंधे लगे होते हैं, इसमें विज्ञान टेक्नोलॉजी का बहुत यूज होता है। आप देखोगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोबोट काम करते हैं, और भी जहां पर आप देखोगे मैक्सिमम, आप अब किसी भी कार्यालय में चले जाओगे आप देखोगे मैक्सिमम लोग कंप्यूटर से कार्य कर रहे हैं, लैपटॉप से कार्य कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, और उसका संबंध प्रौद्योगिकी से हो गया है, तो इसलिए घनिष्ठ संबंध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, आधुनिक ईंधन है लकड़ी, मिट्टी का तेल, एलपीजी, पेट्रोल या सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, एलपीजी पेट्रोल। एलपीजी गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस और पेट्रोल, ये सब क्या है? आधुनिक ईंधन है। आज के समय में बहुत तेजी से यूज किए जा रहे हैं। बाकी लकड़ी, मिट्टी का तेल, ये सब तो है ही, लेकिन यहाँ पर आधुनिक ईंधन पूछा है, आज के समय में कौन सबसे तेजी से यूज हो रहा है? तो पेट्रोल, एलपीजी, डीजल, ये सब बहुत तेजी से यूज हो रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, मनोरंजन के साधन है वीडियो गेम, कंप्यूटर, टेलीविजन या सभी? दोस्तों, आज के समय में मनोरंजन के साधनों में वीडियो गेम भी है, कंप्यूटर भी है, टेलीविजन भी है, इन सभी से बच्चे मनोरंजन करते हैं। तो ऑप्शन दा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है या ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, 38 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन आ, 37 डिग्री सेल्सियस। ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, मनुष्य की ऊष्मा की मात्रा निर्भर किस पर करती है या ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर, तापांतर पर, विशिष्ट ऊष्मा पर या सभी पर? दोस्तों, तो जो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है विशिष्ट ऊष्मा का, वो होता है Q = ms डेल्टा T या T। तो यहाँ पर आप देखिए वस्तु का द्रव्यमान m होता है, तापांतर डेल्टा T होता है, और s जो है ये विशिष्ट ऊष्मा होता है। तो MST ऑप्शन द जो है सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो।
क्वेश्चन नंबर 121 है, विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है Q इक्वल टू MST। अभी आपने देखा Q इक्वल टू MST या Q इक्वल टू MS डेल्टा T, या डेल्टा T का मतलब T2 माइनस T1 यानी कि तापांतर। तो इस तरीके से T भी लिख सकते हैं, डेल्टा T भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 122 है, जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया कहलाती है। जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन या कोई नहीं। दोस्तों, जब जल की बूंदें वाष्प बन करके ऊपर उठती हैं, फिर वही वाष्पीकृत बूंदें द्रव में कन्वर्ट होती हैं, तो वह प्रक्रिया होती है संघनन, और संघनन के बाद ही क्या होती है? बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 123 है, किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। द्रव जब वाष्प में बदलता है, जब पानी खौलता है, तो किस में बदलता है? उसका क्या होता है? वाष्पन होता है ना। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो जिन प्रशिक्षुओं ने पढ़ा है उन्हें पता होगा कि कोई भी वस्तु सीधे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में न बदल के गैस अवस्था में बदलती है। जैसे कि कपूर, कपूर क्या है? ठोस अवस्था में है। आप उसको गर्म करोगे, आप जैसे ही उसको गर्म करोगे वो तुरंत वाष्प या गैस में बदल जाएगा। तो ऑप्शन आ जो है कपूर, ऑप्शन ब नौसादर, ये दोनों ही इसके उदाहरण है ऊर्ध्वपातन के, यानी कि गर्म करने पर द्रव अवस्था में न बदल के सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं ये लोग। तो ऑप्शन सा जो है दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? ऊर्जा का, आवृत्ति का, तरंग दैर्ध्य का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? जो हर्ट्ज है ये मात्रक होता है आवृत्ति का। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 126 है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच या उपयुक्त तीनों। दोस्तों, राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। क्वेश्चन नंबर 127 है, एल्कीन का उदाहरण है। मेथेन, एथिलीन, एथेन या कोई नहीं। दोस्तों, मेथेन और एथेन एल्केन के उदाहरण है। तो जो एथिलीन है यह एल्कीन का उदाहरण है। याद रखिएगा, मेथेन, एथेन एल्केन के उदाहरण है और एथिलीन एल्कीन का। तो यहाँ पर आप देखिए ई, बड़ी ई की मात्रा एल्कीन में और एथिलीन ला पर बड़ी की मात्रा है, और एल्केन में जो आता है वो ए की मात्रा आती है। तो इस तरीके से आपको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, एल्केन यानी कि मेथेन, एथेन, यहाँ पर देखिए ए की मात्रा, तो ये एल्केन हो गए। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ये जो मेथेन और एथेन आते हैं जिसमें, यहाँ पर एल्कीन पूछा है तो ये एथिलीन है, और इसका जो यहाँ पर इस तरीके से होगा C2H4, ये होगा एथिलीन का फार्मूला, यानी कि CnH2n इसका फार्मूला। अगर एल्कीन का कोई पूछेगा तो एल्कीन का CnH2n होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे n की जगह 1 2 3 4 आप जो भी रखोगे आपको आंसर मिलता जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए एल्काइन का उदाहरण है, एसिटिलीन, मेथेन या एथेन। दोस्तों, मेथेन और एथेन अभी मैंने आपको बताया कि दोनों क्या है? एल्केन है। तो बचा कौन? एसिटिलीन। ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। क्वेश्चन नंबर 129 है, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है क्लोरीन, कार्बन, जिंक या फिर लेड। तो राइट आंसर है ऑप्शन ब कार्बन। कार्बनिक यौगिक में क्या पाया? कार्बन तो पाया ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज, कैंसर, बुखार या कॉलरा। राइट आंसर है डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 131 है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, मीटर में, किलोमीटर में या पास्कल में। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। आप लोग को पता है, आप लोगों ने सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा में भी बार बार डेसिबल की ध्वनि सुनी। डेसिबल आप लोगों ने, जिन भी प्रशिक्षुओं ने पढ़ा होगा बहुविकल्पी क्वेश्चंस को, उन्होंने देखा होगा कि बार बार डेसिबल शब्द आया है। ऐसे बच्चे जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं पाते हैं। तो डेसिबल क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता मापते हैं इससे हम। क्वेश्चन नंबर 132 है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी प्रशिक्षुओं को पता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 7 जून, 8 जून या 9 जून। राइट आंसर है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी मैंने आपको बताया भी है कि सूत्र क्या है, फिर भी यहाँ मैं पढ़ देती हूँ। CH, C2H6, C2H4 या C2H2। राइट आंसर है C2H2। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से ये जो एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है इस तरीके से होता है। कार्बन और कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा, सीधा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा,
उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा या सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। दोस्तों अवतल दर्पण से जो बना हुआ प्रतिबिंब है वह सीधा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है पास्कल, बार, कैंडेला या केल्विन। दोस्तों वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वह होता है बार, ठीक है। और एक बार ये जो बार होता है ये बराबर होता है, एक बार के बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा आप लोग, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक बार। तो ये जो वायुमंडलीय दाब है इसका मात्रक बार होता है। और जो ये पास्कल है ये दाब का मात्रक होता है, किसका? दाब का। अगर वायुमंडलीय दाब का मात्रक पूछेगा तो बार, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 है, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब, दाब, संवेग या ऊर्जा। दोस्तों बैरोमीटर से हम मापते हैं वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 है, द्रव में दाब का सूत्र है, द्रव में दाब का सूत्र क्या होता है? P=HdG, P=Hg, P=Fa या सभी। तो ये ऑप्शन सा और ऑप्शन द तो बिल्कुल गलत है। P=Hg भी नहीं होता है, केवल P=HdG होता है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, प्रदूषण के प्रकार है। ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है आज के समय में कितना पॉल्यूशन है। जल भी प्रदूषित है, वायु भी प्रदूषित है, मृदा भी प्रदूषित है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 139 है, मिनी माटा रोग। मिनी माता यहाँ पर लिखा हुआ, कहीं कहीं आपको मिनी माटा भी मिलेगा। तो मिनी माटा रोग होता है जल में पारे से, जल में नाइट्रोजन से, जल में ऑक्सीजन से या सभी से। दोस्तों मिनी माटा रोग मुख्य रूप से जल में पारे की अधिकता से होता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिनी माटा रोग पारे से होता है, जल में पारे से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? पेयजल में नाइट्रेट से, पेयजल में फ्लोराइड से, पेयजल में क्लोरीन से या सभी से। तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और मिनी माटा पारे की अधिकता से होता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, यूपी टेट की दृष्टि से और सुपर टेट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। मिनी माटा रोग जल में पारे की अधिकता से, और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। याद रखिएगा आप लोग, अगर नाइट्रेट की अधिकता हो गई नाइट्रोजन की तो क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। और अगर पारे की अधिकता हो जाती है तो मिनी माटा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, तरंग गति कितने प्रकार की होती है? तरंग गति होती है दो प्रकार की, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। आप लोग को पता ही है, ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, कार्बन के दो अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट, दोनों या कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सा, हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, हाइड्रोकार्बन बना होता है हाइड्रोजन से, कार्बन से, दोनों से या कोई नहीं। दोस्तों हाइड्रोकार्बन बना होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं मेथेन, एथेन। मेथेन, एथेन ये दोनों ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तभी सही होगा जब यहाँ पर संतृप्त लिखें हम। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मेथेन और एथेन दोनों होंगे तो ऑप्शन सा दोनों सही हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन द दिया है कोई नहीं, तो यहाँ पर हम ऑप्शन द लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन में से अगर आ हटा देंगे, केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन मुझसे पूछेंगे अगर आप लोग, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा? मेथेन और एथेन दोनों, क्योंकि इनका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। जब हम n की जगह पर 1 रखेंगे तो CH4 हमें मिलेगा। n की जगह पर जब हम 2 रखेंगे तो C2H6 मिलेगा। तो मेथेन और एथेन इस तरीके से इनके बीच कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरीके से इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इसीलिए इन्हें हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य, आप यहाँ पर आप देखिए कार्बन के साथ सब सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड केवल होता है तो वहां पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है मेथेन, एथेन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से दोनों ही क्या है? मेथेन और एथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ऑप्शन द जो होगा कोई नहीं, यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आप लोग समझ गए होंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब भी आएगा
तो उसमें मेथेन और एथेन आएंगे और इसके अलावा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड ही बनता है, आपको पता ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड जब भी होगा तो वहां पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन आते हैं, असंतृप्त कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 145 है, वायु प्रदूषण का सूचक है शैवाल, कवक, लाइकेन या जीवाणु। राइट आंसर है दोस्तों लाइकेन। ऑप्शन सा जो है लाइकेन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या सभी। तो अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है वायु प्रदूषण। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल हैं नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। यही दो अम्ल होते हैं अम्ल वर्षा में और ये बहुत ही खतरनाक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 148 है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण इनमें से कौन सी गैस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में भी और यूपी टेट में भी पूछा गया है। इथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने आप लोग को बताया भी है क्लास में जब पढ़ाया था। मिथाइल आइसोसाइनेट, इसी गैस की वजह से कितने लोगों की जान चली गई थी भोपाल गैस त्रासदी में, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 149 है, ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का क्या कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत, अम्ल वर्षा या कोई नहीं। दोस्तों ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है वो है अम्ल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 150 है, ग्रीन हाउस गैस है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन अ मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या कोई नहीं। ग्रीन हाउस का प्रभाव का कारण क्या है, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 152 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पर आपने देखा है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया गया है। इसके अलावा इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया CnH2n+2, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूला कहाँ है, CnH2n+2। n की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो CH4 मिलेगा, n की जगह पर अगर हम 2 लिखेंगे तो C2H6 मिलेगा, यानी कि मेथेन एथेन। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 153 है, एल्यूमिनियम कार्बाइड का जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। जब हम एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस हमें मिलती है, एथेन। दोस्तों ऑप्शंस में एथेन, मेथेन, एसिटिलीन और एथिलीन दिया हुआ है। जब हम एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया करते हैं तो हमें मेथेन गैस मिलती है। क्वेश्चन नंबर 154 है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, एथिलीन, मेथेन, एथेन या ये सभी। तो राइट आंसर है मेथेन, यहाँ पर भी मेथेन गैस ही हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 155 है, हरित लवक रहित पौधे का समूह है या हरित लवक रहित पौधों का समूह कौन सा है, शैवाल, कवक, अनावृत बीजी या उपयुक्त सभी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बा कवक। क्वेश्चन नंबर 156 है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं। प्रति सेकंड में जितने कंपन कोई वस्तु करती है वह उसकी होती है आवृत्ति, और एक चक्कर लगाने में एक कंपन को पूरा करने में जो समय होता है वह होता है आवर्तकाल, और अधिकतम विस्थापन होता है आयाम। क्वेश्चन नंबर 157 है, वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में या किसी दिशा में नहीं। दोस्तों जो वायुदाब है यह चारों दिशाओं में एक समान लगता है, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, निम्नलिखित में से क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप कौन है। अक्रिस्टलीय पूछ रहा है ग्रेफाइट, हीरा, सुगर चारकोल या फुलरीन। तो ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन ये क्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं, तो सुगर चारकोल या अक्रिस्टलीय है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, कुक्कुट पालन संबंधित है कबूतर से, मुर्गी से, कोयल से या कंगारू से। तो राइट आंसर दोस्तों कुक्कुट पालन मुर्गी पालन से संबंधित है, याद रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 160 है, एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल, काल्पनिक गति, दोलन गति या आवृत्ति। एक दोलन को पूरा करने में जो समय होता है वो आवर्तकाल होता है, मैंने आपको बताया भी है अभी।
एक दोलन को पूरा करने में जो लगा समय होता है वो आवर्तकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 166 है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, आवृत्ति n तथा तरंग की चाल v में सही संबंध होता है। v इक्वल टू एन लैम्डा। v इक्वल टू एन लैम्डा आपको कहीं दिख रहा है? यहाँ पर है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू v अपॉन एन। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से कहाँ लिखा हुआ मिल रहा है हमको, लैम्डा इक्वल टू v अपॉन एन, ऑप्शन सा में। ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है दोस्तों? प्लास्टिक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। तो इस तरीके से याद रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 163 है, डीडीटी क्या है? खरपतवारनाशी, कीटनाशी, दोनों या कोई नहीं? दोस्तों जो डीडीटी है ये एक कीटनाशी है। क्वेश्चन नंबर 164 है, 2,4D है, क्या है? खरपतवारनाशी, कीटनाशी, दोनों या कोई नहीं? राइट आंसर है खरपतवारनाशी। क्वेश्चन नंबर 165 है, कोशिकीय क्रियाओं में सामान्यतः तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ कौन है? एडीपी, आरएनए, एटीपी या एनएडी? राइट आंसर है एटीपी। क्वेश्चन नंबर 166 है, श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है? एडीपी, एटीपी, एएमपी या ग्लूकोज? राइट आंसर है एटीपी, ऑप्शन बा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 167 है, जल प्रदूषण का कारण क्या है? कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव, धुआं, स्वतः चालित निर्वातक या हवाई जहाज? तो जल प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो है कीटाणुजनक या कीटाणुनाशक जो पदार्थ होते हैं जो खेतों में हम छिड़कते हैं ताकि फसलों में कीड़े ना लगे, कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, वही मिट्टी में घुलते हैं। फिर जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जा करके वही पानी नदियों में मिलता है और वह पानी क्या कर देता है? जल को प्रदूषित कर देता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव करने से जल प्रदूषण बढ़ रहा है आज के समय में। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे 167 टोटल मैंने करा दिए आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग मत भूलिएगा। आप लोग के लाइक, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग के एक लाइक, एक कमेंट से हमें पता चलता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और ऐसे ही दोस्तों आप लोग लाइक कमेंट्स करते रहा करिए और अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है, वहां प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस बनाते हैं हम उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हैंड रिटन नोट्स में जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, राजन सीरीज, पवन सीरीज पूरा सॉल्व किया हुआ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। इससे पहले जितनी वीडियोस मैंने बनाई है साइंस की सभी आपको मिल जाएंगी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद।